हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में हमने अलंकार पढ़े थे। अलंकार से ही आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बहुविकल्पीय है। तो एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, एक सही उत्तर पर आपको टिक करना है। चलिए, पहला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, में कौन सा अलंकार है। चलिएगा जल्दी से क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका कौन सा अलंकार है। तो हमने जैसा कि आपको अलंकार के 2 भेद बताए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी आपके हमने 3 भेद पढ़े थे और अर्थालंकार के हमने 5 भेद पढ़े हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप देख पा रहे हैं मो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और जब मो वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर मतलब एक ही आवृत्ति, मो से मतलब नहीं है, एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार। दूसरे में देखिए, सेवक में 100, इसमें भी 100 और इसमें भी 100, तो 100 वर्ण की यहाँ पर भी आवृत्ति हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। इसमें आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। चलिएगा देखें, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई, में कौन सा अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चरणों की तुलना कमल से की गई है। यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ चरणों को कमल का रूप दिया गया है और जहां पर जो है रूप दिया जाता है वो आपका रूपक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 2 लिखें, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, सपना सपना समझकर भूल न जाना में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, यहाँ पर 2 चीजें आई हैं। यहाँ क्या लिखा है, सपना और सपना। हमने क्या कहा, अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। इसमें दिया है, सपना सपना समझकर भूल न जाना में कौन सा अलंकार है। अब देखिए, सपना सपना समझकर, इसमें दोनों ही सपना का अलग अलग अर्थ है। पहले सपना, सपने का अर्थ ये किसी व्यक्ति का नाम है। जो सपना पहले लिखा है ये किसी व्यक्ति का नाम है। पहला जो सपना है वो व्यक्ति का नाम है और दूसरा सपना जो है वो है स्वप्न की बात की जा रही है। दूसरे सपने में स्वप्न की बात हो रही है। सपना सपना समझकर भूल न जाना, यानी कि स्वप्न समझकर भूल न जाना, यानी एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ आ रहे हैं और शब्द की भी आवृत्ति हो रही है। हमने शब्दालंकार के दूसरे भेद में पढ़ा था यमक अलंकार। यमक अलंकार में हमने क्या कहा, एक शब्द की आवृत्ति होगी और हर बार जहां हमने क्या पढ़ा था, कनक कनक थे, तो कनक के हमने 2 अलग अलग अर्थ लिखे थे। एक कनक धतूरे के लिए था और एक जो है सोने के लिए था। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, सपना सपना समझकर भूल न जाना में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर एक सपना का अर्थ है व्यक्ति का नाम और दूसरा सपने का अर्थ है स्वप्न से है। तो जो सपना आपको आता है, इस सपना समझकर स्वप्न समझकर भूल न जाना। ठीक है, तो इसमें जो है आपका यमक अलंकार है। और साथ में देखिए, हम इसको रिवीजन करते जा रहे हैं कि यमक अलंकार क्या होता है। एक शब्द की
आवृत्ति होगी और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। इससे पहले अनुप्रास अलंकार में आपने क्या पढ़ा कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और जो है उससे जो है पढ़ने में जो काव्य है वो अच्छा लगता है, उसकी जो है शोभा बढ़ती है और एक मेलोडिक जो है उसमें गति आती है, एक सरल रैखिक गति जो है आपकी पढ़ने में आती है और काव्य रचना जो है रुचिकर हो जाती है। चलिएगा देखें इसे आगे। प्रश्न नंबर 4 है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है। तो देखिए अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या रूपक है। चलिए तो देखिए अनुप्रास और यमक तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि अनुप्रास में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द की आवृत्ति लेकिन हर बार शब्द के अलग अर्थ। रूपक में हम किसी चीज को रूप दे देते हैं। अब उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उपमेय में उपमान की तुलना करते हैं, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो नील गगन सा शांत हृदय था, तो जिस प्रकार से नीला गगन अर्थात नीला आसमान शांत होता है, ऐसे ही शांत हृदय भी सो रहा होता है। ठीक है, जिस हृदय में उथल पुथल चल रही हो उसे नींद कहाँ आती है ना। तो नील गगन सा, जैसा नीला गगन, नीला आसमान आपने देखा है बिल्कुल शांत दिखाई देता है, तो नीले आसमान यहाँ की हृदय की, शांत हृदय की तुलना नीले आसमान से की गई है, नीले गगन से की गई है। ये आपका उपमान हो गया और हृदय आपका क्या हो गया है, हृदय आपका उपमेय हो गया था। यहाँ हमने उपमा और उपमेय की भी बात की थी। उपमा, उपमेय यहाँ आपका हृदय है, आपका हृदय है, और उपमान आपका यहाँ पर नील गगन है, नीला आसमान, नील गगन या नीला आसमान। और देखो जो समान धर्म हो, किस चीज से हम दोनों की समानता कर रहे, तुलना कर रहे हैं, शांत हृदय, शांति से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। तो इसमें हृदय की शांति की तुलना नीले गगन से की गई है। ठीक है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, यहाँ हृदय की तुलना की जा रही है नीले गगन से, जिसकी तुलना की जाती है वो आपका उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना की जाती है वो आपका उपमान है। तो यहाँ उपमान आपका नील गगन है और उपमेय आपका हृदय है। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चैतक था उस पार में कौन सा अलंकार है। अर्थालंकार का भेद है ये। तो आप जानते हैं अर्थालंकार का अनुप्रास, देखिए कभी कभी आप इस तरह से भी, आपको जैसे कभी नहीं आता है तो इस तरह से भी आप इनको काट सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार तो ये है नहीं, यमक है नहीं, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। इनमें तो क्या, इनमें आप शब्दों और वर्णों को देख करके समझ जाएंगे। तो रूप यहाँ दिया नहीं जा रहा है किसी से, उपमा और उपमेय का यहाँ पर कोई सीन नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चैतक था उस पार। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चैतक की बात की गई है कि जब तक महाराणा प्रताप इस आगे जो है, जब नदी पड़ी तो राणा जी ने इधर सोचा, महाराणा प्रताप ने इधर सोचा, नदी के इधर, कि ये घोड़ा जो है इस नदी को कैसे पार करेगा। तब तक बोला ये घोड़ा उधर उस पार चला गया।
तो सोचते ही वो घोड़ा उधर चला गया। यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार, इसको बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है कि सोचते ही राणा ने सोचा इस पार, और तब तक चेतक था उस पर, और तब तक जो है वो चेतक घोड़ा जो है वो इधर पार, उस पार नदी को पार कर चुका था। तो इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार लगाया गया है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर। जहां हम क्या करते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, उसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 6, फूल हंसे और कलियां मुस्काई कौन सा अलंकार है? फूल हंसे और कलियां मुस्काई। तो देखिए, फूलों का हंसना, फूलों को आपने कभी हंसते हुए देखा है? हंसता कौन है? मानव हंसता है। और फूल क्या है? प्राकृतिक वस्तु है, एक प्राकृतिक चीज है, प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है। तो फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। क्या कलियों को आपने कभी मुस्कुराते हुए देखा है? मुस्कुराता कौन है? मानव मुस्कुराता है। ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो जब प्राकृतिक चीजों का हम क्या करते हैं, मानवीकरण करते हैं। अब देखो, फूल हंसे, इसका मतलब हमने फूलों का मानवीकरण करते हैं, क्योंकि मानव ही तो हंसता है। और कलियां भी प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक वस्तु है, तो कलियों को भी मुस्कुराने की बात की गई है। यानी कि इन कलियों का भी यहाँ पर क्या किया गया है, इस कली का भी यहाँ पर क्या किया गया है, मानवीकरण किया। तो ना तो इसमें यमक है, उपमा भी नहीं है, रूपक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ फूलों के हंसने और कलियों के मुस्कुराने की बात की गई है। तो यहाँ प्राकृतिक चीजों का मानवीकरण किया गया है, यानी कि प्राकृतिक चीज जो है मानव की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे वो हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो जो काम मानव करते हैं वो प्राकृतिक चीज जो है कर रही है। जैसे फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है, इसे लिखिएगा। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार? देखें, बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पद्म, पद में प, इसमें भी प, इसमें भी प, अर्थात इसमें प वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसमें स, तो इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अर्थात इसमें जो है आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 7, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए नोट करें जल्दी से। प्रश्न नंबर 7, बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में अनुप्रास अलंकार है। चलिए, अब यहां पर भी मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के में कौन सा अलंकार है? तो देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के, अब बन ठन के कौन आता है? मानव ही आता है। ठीक है, पशु भी बन ठन कर नहीं आते हैं। पशु भी जैसा है वैसे ही वो खाता है, वैसे ही सोता है, वैसे ही वो जो है उसकी दिनचर्या ऐसे ही चलती है। तो आपने ना किसी पशु पक्षी को जो है बन ठन के आते हुए देखा होगा, उसको जैसे भगवान ने बनाया है वो वैसे ही आता है। लेकिन बन ठन के कौन आते हैं? मानव। तो यहाँ पर मेघ क्या है? प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक चीज है। तो मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघों को कहा गया है कि बन ठन के, यानी कि मेघों का मानवीकरण किया गया है, कि जैसे मानव क्या करता है, बड़े बन ठन के आता है। आप जाते हो, कहीं जाते हो तो कुछ अपने को जो है बन ठन के जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो तो बन ठन के जाते हो। आपने किसी जानवर को देखा है कि वो बन ठन के जा रहा है? वो जैसा है, जैसा उसे जो है प्रकृति ने बनाया है, जैसे उसे भगवान ने बनाया है, वो वैसे ही जाता है, वैसे ही खाता है। आप उसे कहीं भी भेजो, उसके लिए जो है सब एक समान है। लेकिन बन ठन के तो मानव ही जाता है। तो मेघों को कहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के, यानी कि समर के। अब समर के भी मानव ही आता है, सज समर करके मानव ही आता है। या किसी निर्जीव वस्तु या किसी जानवर को अगर बन ठन के भेज रहा है तो वो करने वाला मानव ही है। ठीक है ना?
तो इसमें जो है मेघों का मानवीकरण किया गया है। मेघों को मानव की तरह जो हरकतें मानव करता है उसका मानवीकरण किया गया है, अर्थात इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है। इसको भी आप नोट कीजिएगा। मेघ आए बड़े बन ठन के, संवर के में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार। चलिए नोट कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी, खाती है, में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? तीन बेर खाती थी वह, थी वो, तीन बेर खाती है। अब इसमें आप देखिए अर्थ आपको लगाना है। यहाँ पर पहला जो बेर शब्द आया है ये तीन बार, ये तीन बार खाती थी वो, तीन बार, ये जो तीन बेर है ना ये तीन बार आया है। तीन बेर का मतलब यहाँ पर आया है क्या? तीन बार। ठीक है, और तीन बेर, तीन बेर का अर्थ यहाँ तीन बार से है, और तीन बेर का मतलब यहाँ पर है एक प्रकार का बेर। आप जानते हैं फल, शिवरात्रि में आप बहुत सारा खाते हैं, तो तीन बेर अर्थात यहाँ पर फल एक प्रकार से जिसका नाम बेर है उसकी बात की गई है। तो बेर शब्द यहाँ पर एक तो बार और यहाँ पर फल की बात की गई है। तो देखिए एक शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ बेर शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अर्थ क्या है? तीन बार, और यहाँ पर तीन फल बेर के लिए कहा गया है। तो एक शब्द की आवृत्ति हुई है बार बार और अलग बार अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार आपका होगा, इसमें आपका यमक अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेर थी, में कौन सा अलंकार है? हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेर। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको उपमा दी जा रही है, इसमें आपको उपमा दी जा रही है। ठीक है, फूल सी कोमल, यहाँ कोमल बच्ची को क्या कहा गया है? फूल सी कोमल कहा गया, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैया में तो चंद्र खिलौने, खिलौना लेहू में कौन सा अलंकार है? मैया में तो चंद्र खिलौना लेहू में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है बाल कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं? मैया से चंद्र रूपी खिलौने को मांगने की खिलौने को जो है मांग रहे हैं। चंद्र को जो है, चांद को वो खिलौना समझ रहे हैं। ठीक है, और वो माँ यशोदा से जिद करते हैं खिलौना मांगने के लिए जो कि चंद्र है। तो इसमें जो है आपको किसके? चंद्र के जो है खिलौना का रूप दिया गया है। चंद्र को यानी चांद को खिलौने का रूप दिया गया है, इसलिए इसमें आपका क्या है? रूपक अलंकार हो जाएगा, इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार है। अब इसमें देखिए, धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धारा सिंध नभ कांपी सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब इस पंक्ति में, इस काव्य में आपको क्या दिख रहा है? में इसमें कौन सा अलंकार है? धनुष उठाया जो ही उसने धनुष उठाया और चढ़ाया उस पर बाण, और उस पर बाण चढ़ाया, धारा सिंधु पृथ्वी और जो है पूरा समुद्र, नव आकाश कांपे, सभी जो है कांपने लगे, और विकल हुए जीवों के प्राण। क्या धनुष पर सिर्फ बाण चढ़ाने से ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात कही गई है, यानी कि यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, और जहां हम बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं वो उसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, उसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है,
चलिए, तो अब आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आप इन अलंकारों के प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।